माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। द ऑर्गेनिज्म which will be seen to you only by the use of microscope, they will be called as a microorganism, ठीक है। Now friends and the foe, मतलब क्या ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। foe का मतलब क्या होता है? foe मीन्स होता है दुश्मन, enemy। enemy का मतलब क्या होता है बच्चों? दुश्मन, ठीक है। तो आप क्या समझते हो, मैं क्या बोलूंगा इसको? क्या ये हमारे फ्रेंड है? इफ दे आर आवर फ्रेंड और फो, क्या ये हमारे दोस्त है या दुश्मन है? और आई शुड कंसीडर बोथ, ये दोस्त भी और दुश्मन भी है। यस बेटा, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड ऑल्सो एंड द एनिमी ऑल्सो। बट इफ आई विल टॉक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूंगा तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा that in the field of microorganisms we are having a lot of different types of the organisms. microorganisms की कैटेगरी बहुत ही वाइड है बच्चों, और इस वाइड कैटेगरी को बिलोंग करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हमारे लिए यूजफुल हैं और बाकी सारे जो है वो हमारे लिए अनयूजफुल है। मतलब कुछ देयर आर सम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स which will behave like a friend, which can be considered as a friend, but the others will be considered as a enemy. कुछ को हम फ्रेंड्स मान सकते हैं और बाकी जो होंगे वो दुश्मन होंगे, एनिमी होंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों, all of you please open your page number 17, पेज नंबर 17 निकालो सभी लोग। देखो, you have seen the several kind of plants and the animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. Microorganisms का एक और नाम, that was the microbe, ठीक है। For example, you might have observed that during the rainy season, moist beds get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glasses. You will see the tiny black color round structures. Do you know what these structures are and where do these come from? ये लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? ये लोग आपसे कह रहे हैं कि जैसे मान लो बरसात का जो मौसम होता है, बरसात के मौसम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए घर का कुछ खाना है ना, घर का कुछ फूड वगैरह है, फूड को आप रात में फ्रिज में रखना भूल गए, आप बाहर रख के छोड़ दिया आपने, ठीक है। देन एट द मॉर्निंग व्हाट यू विल सी सम ऑफ द फ्लीज आर नियर बाय द फूड। उस फूड के आसपास कुछ फ्लीज वगैरह है, और अगर आपने 2-3 दिन तक उस फूड को वैसे ही छोड़ दिया बाय चांस या फिर जानबूझ करके, that you want to see कि what will happen, आप देखना चाहते हो कि आखिरकार होता क्या है, ठीक है। इसके लिए अगर आपने फूड को ऐसे लीव अप कर दिया, then what will happen? The fungus will grow. All of you बेटा please mute yourself. Then what will happen? There will be a growth of fungus, और typically वहां पर फंगस का ग्रोथ हो जाएगा। बेटा अपना माइक बंद करो, इसका माइक ऑन हो रहा है बार बार। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा हर जगह पे होते हैं, हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं और सॉइल में भी होते हैं, जमीन में भी होते हैं, ठीक है ना। तो आप उस फूड को या वाटर में आप थ्रो कर दो, या फिर आप लैंड पे थ्रो करो, या फिर सॉइल के अंदर डाल दो, वॉट एवर द प्लेस वेयर यू वांट टू पुट द फूड, अल्टीमेटली दैट फूड विल बी ruined by the microorganism. And the type of microorganisms, those who are well known to do these activities, that was bacteria and the fungus. बैक्टीरिया और फंगस ये दो ऐसे हैं जो और इन दोनों में से भी, बैक्टीरिया और फंगस में इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा करता है वो है फंगस। फंगस was the microorganism which will attack on the maximum eatable item. हमारे घरों में मैक्सिमम चीजें जो खराब होती हैं, वो खराब होने के पीछे जो रीजन है, that was फंगस, ठीक है बच्चों। देखो, इसीलिए हमने
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपके लिए 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. That's why we had divided the microorganisms for you in the 5 different categories. All of you, now please see here. चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ. बच्चों ये दिख रहा है बोर्ड आप लोगों को? Yes. Now the first number, that was bacteria. Second number, virus. Third number, algae. Fourth number, protozoa. And the fifth number, fungi. और देखो बच्चों, now basically we are going to divide the all microorganisms on the earth. हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाले सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कौन कौन सी होंगी? बैक्टीरियाज होंगे, वायरस होंगे, एल्गी होगा, प्रोटोजोआ होगा और फंजाई होगा. ठीक है, चलो अब एक एक करके मैं ये आप लोग को पढ़ाता हूँ. फर्स्ट नंबर, बैक्टीरिया. हाँ बेटा बोलो, कुछ बोलना चाहते हो आप लोग? बेटा देखो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो चैट बॉक्स में देख नहीं रहा हूँ. आप में से अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो यू ऑल आर फ्री टू स्पीक. मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है. ठीक है, आप चाहो तो बोल सकते हो. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ बीच में कुछ बोलना है, देन यू कैन से. नाउ सी हियर, बैक्टीरिया. चलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, देन बैक्टीरिया अगेन हमारे ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा. क्या बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है? फ्रेंड है कि फो है? मीन्स इट इज फ्रेंड्स और एनिमी. मतलब ये हमारे दोस्त है या फिर दुश्मन है? मैं कहता हूं कि ये दोनों. कैसे? देयर आर सम बैक्टीरिया विच विल कॉज डिजीज टू आवर बॉडी. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जैसे कि टीबी को कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है ना. और टेटेनस एक बीमारी होती है. टेटनस को कॉज कौन करता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी. क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी वाज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है. इसके अलावा टाइफाइड. टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच विल कॉज डिजीज टू आवर बॉडी. चलो, तो ये 3 एग्जांपल्स ने हमें प्रूव किया कि बैक्टीरियाज आर द एनिमी. बैक्टीरियाज क्या है? हमारे दुश्मन है. बट इसके अलावा द बैक्टीरियाज फाउंड इन दी कर्ड. जो दही आप लोग खाते हो ना, दही, क्या बोलते हैं उसको? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. इट इज आवर फ्रेंड. इट विल हेल्प टू इंप्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए काम करता है. ठीक है. सेकेंड नंबर मैं आपको बताऊं बच्चों, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, देन यू शुड नो इट. ठीक है. उसको बोलते हैं ई कोलाई. क्या बोलते हैं उसको? ई कोलाई. ये कहां मिलता है? ये मिलता है हमारे इंटेस्टाइन में. ई कोलाई मतलब एस्चुरिचिया कोलाई. क्या मतलब होता है इसका? एट द एंड ऑफ द एनस, व्हेनेवर वी आर एक्सक्रीटिंग आवर एक्सक्रीटा आउटसाइड, जब कभी भी हम अपने बॉडी का वेस्ट बाहर निकालते हैं, सॉलिड वेस्ट, जब कभी भी हम अपने बॉडी का सॉलिड वेस्ट बाहर निकालते हैं, तब हमारे जो एनस का एंड पोर्शन है, एंड पोर्शन अच्छे से साफ नहीं हो पाता. उस केस में क्या होता है बच्चों? जैसे चलो हम तो भाई ह्यूमन बीइंग्स हैं, भाई हम तो चलो क्लीन भी कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, है ना, अगर मैं डिफरेंट एनिमल्स की बात करूं, तो बिकॉज ऑफ द बैड स्मेल, बिकॉज ऑफ एक्सक्रीटा, क्या वो बीमार नहीं पड़ते?
नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनके इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट रीजन में क्या मिलता है? ई मिलता है। ई कोलाई मिलता है बेटा, ठीक है। और ई कोलाई मिलने की वजह से ई कोलाई क्या काम करेगा? ई कोलाई में क्या काम होगा? ऑल ऑफ यू बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखो, तो इस केस में क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स अगर रह गए हैं वहां पर, भाई हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो लास्ट पोर्शन है दैट वाज रेक्टम, रेक्टम के एंड पोर्शन पर अगर कुछ एक्सक्रीटा लगा रह गया है किसी एनिमल का या फिर ह्यूमन बींग्स का भी फॉर एग्जाम्पल, उसको हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ई कोलाई करता है, ठीक है ना। तो ये ई कोलाई उसको किसी और चीज में चेंज कर देगा जिससे कि हमारे बॉडी को कोई हार्म न हो, ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारा दोस्त है। इश्चुरिशिया कोलाई इज द बैक्टीरिया विच इज आवर फ्रेंड, लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया विच इज आवर फ्रेंड, ठीक है ना। तो मैंने ये प्रूव किया ना कि बैक्टीरिया आर द फ्रेंड ऑल्सो एंड द फो ऑल्सो, मतलब ये हमारे दुश्मन भी हैं और दोस्त भी हैं, ठीक है। यहां पर किसी को कोई डाउट? रुको मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। सर ई कोलाई किस चीज में चेंज करेगा? ई कोलाई बेटा उसका केमिकल नेचर चेंज कर देगा, किसी में भी चेंज करे, लेकिन वो उसको एक्सक्रीटा के फॉर्म में रहने नहीं देगा। मतलब एक्सक्रीटा के अंदर अगर कुछ यूजफुल है हमारे बॉडी के लिए तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अदरवाइज उसका केमिकल नेचर चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो वो एज अ वेस्ट हमारे रेक्टम में पड़ा रहेगा, है ना। और जब बाकी सारे जो वेस्ट हैं जो लगातार हमारे बॉडी में वेस्ट बन रहे हैं और रेक्टम में आके इकट्ठा हो रहे हैं, उसके साथ में ये भी इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जब पूरा रेक्टम भर जाएगा और फिर दोबारा जब हम इसको बाहर निकालेंगे तब इसके साथ में बाहर निकल जाएगा। मतलब इसका एम क्या है कि जो पार्टिकल्स रह गए थे उसकी वजह से हमारे किसी पार्ट पर कोई दिक्कत ना आ जाए, उन पार्टिकल्स की वजह से कहीं पे इंफेक्शन ना हो जाए, ठीक है ना। इस बात को सेव करता है, ठीक है। यहां तक किसी को क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो बताओ। नो सर, नो डाउट। नो पक्का ना? सर, नो सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर वायरस। वायरस क्या होता है भाई? लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द कोरोना वायरस। बाकी हम यहाँ वहां क्यों जाए भाई, चलो कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। और अभी माहौल भी अच्छा है और हमारा टॉपिक भी है। सी, वायरस इज द एजेंट विच हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द साइंटिस्ट living or dead. It has been declared as a living and the dead both. मतलब जब तक ये हमारे बॉडी के बाहर है तब तक ये क्या है? नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तुरंत ये किस तरह बिहेव करेगा? एज ए लिविंग बॉडी। ये एक लिविंग बॉडी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इसीलिए बोला जाता है ना भाई कि मास्क लगाइए, क्योंकि मास्क से क्या होगा? बाहर के वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। मान लीजिए कोई पेशेंट है, पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो, यू आर डॉक्टर, ठीक है। पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो भाई, आप ये तो बोलोगे नहीं कि भाई इसको कोरोना वायरस होगा तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। यू आर डॉक्टर, इट्स योर जॉब, यू हैव टू डू इट, ठीक है। आपको जाना तो पड़ेगा पास में उसके। देन यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन। आप पीपीई किट पहनोगे ताकि आपकी बॉडी उसके डायरेक्ट टच में ना आए, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या है? वायरस है, ठीक है। आप मास्क लगाओगे भाई, विदाउट एयर यू कैन नॉट सर्वाइव, यू हैव टू टेक द ऑक्सीजन, यू मस्ट हैव टू टेक इट। लेकिन जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो सिर्फ एयर अंदर जानी चाहिए, वायरस अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आप मुंह पे क्या लगाते हो? मास्क लगा देते हो। तो मास्क में बहुत ज्यादा माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत ज्यादा माइन्यूट पोर्स। वो पोर इतने छोटे होते हैं कि वायरस उसके अंदर से पास नहीं हो सकता। तो वायरस कैन नॉट बी पास थ्रू द मास्क, ठीक है ना। बेटा अपने आप को म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है। ठीक है। तो वायरस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग एज वेल एज अ डेड। इट इज डेड till it has not been entered in the body of a living organism. It will behave like a living particle as soon as it will enter in the body. तो वायरस से बच्चों किसी भी तरह से हमारा फ्रेंड तो हो ही सकता। तो वायरस विल ऑलवेज बी द एनिमी। वायरस जो होगा वो हमेशा हमारा दुश्मन ही होगा।
वायरस से हमें कोई खास बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। और मैं आप लोग को बता दूं, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी वैक्सीन चल रहे हैं, ऑल द वैक्सीन, खास तौर पे जो वैक्सीन बनाई जाती है वो वायरल डिजीज के लिए बनाई जाती है, बैक्टीरियल डिजीज के लिए नहीं बनाई जाती। क्यों? क्योंकि वायरस को ट्रीट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। बैक्टीरिया को मारना हमारे लिए आसान है, लेकिन वायरस को मारना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, वायरस के ऊपर काम नहीं करती। अब मैं आपको इसका नाम बताता हूँ वायरस का। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी फील किया होगा। उसका नाम है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड। ठंड के मौसम में जो आपको कोल्ड की बीमारी हो जाती है, कॉमन कोल्ड होता है ना, सर्दी खांसी हो जाती है, कौन करता है वो? इन्फ्लुएंजा। वो घुस जाता है हमारी बॉडी में, और वो क्या है? वायरस, ठीक है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, मैं आपको बता दूं बच्चों, वायरस के लिए कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। देयर इज नो एंटीबायोटिक फॉर द वायरस। देन द क्वेश्चन इज हाउ वी विल रिकवर इफ वंस वी विल हैव द डिजीज फ्रॉम द वायरस। वी आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट आवर इम्यून सिस्टम। हम अपने इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बॉडी का इम्यून पावर खुद उस वायरस को किल कर दे, ठीक है ना। वायरस को कमजोर करने के लिए हम काम कर सकते हैं। हम हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इस वायरस को किल कर देगी, ठीक है बच्चों। So now in the case of virus are the living as well as dead both. Till they are outside the body, they will behave like a non-living, but as soon as they will go in the body, they will start behaving like a living being. ठीक है। Now next number, algae. Algae क्या होता है भाई? Algae को बेटा लोकल लैंग्वेज गुजराती में इसको लील बोलते हैं, लील, ठीक है। मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं जब कॉलेज में था ना, तब हमारे प्रोफेसर ने इसको यूज किया था, क्योंकि मैक्सिमम मेजोरिटी वहां पे गुजराती बच्चों की थी, इसीलिए एल्गी को हम क्या बोलते हैं? लील बोलते हैं यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। अब एल्गी का एग्जाम्पल क्या होगा? एल्गी का एग्जाम्पल होगा आपका स्पैरोगेरा और क्लेमाइडोमोनास। एल्गी जो होता है बच्चों बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। एल्गी वॉज वेरी वेरी स्मॉल। एल्गी जो होता है बहुत छोटा होता है, बट यू कैन सी द एल्गी विथ योर नेकेड आईज। आप अपने नेकेड आईज से एल्गी को देख सकते हो, बट यू कैन नॉट सी अ सिंगल एल्गी। एल्गी के सिंगल पार्टिकल को आप अपने नेकेड आईज से देख नहीं सकते। यू नीड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सी सिंगल एल्गी। दैट्स व्हाई द एल्गी हैज बीन पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच विल नीड माइक्रोस्कोप टू सी इट। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? आया ना? यस तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ अभी। यस हाँ भाई, अरे क्या हो गया भाई? भक्ति क्यों चली गई वापस? अच्छा, भक्ति 7 से की। ओके ओके। कौन कौन है बेटा? मैंने तो आज देखा ही नहीं कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ। अच्छा, देविन भी है, अच्छा धर्मांशी भी है। ओके ओके। काव्या, ओके भाई, गुड गुड बेटा। काफी कम बच्चे हैं, बाकी लोग नहीं आए क्या आज? 15, उसमें से मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। एल्गी तो क्लियर हो गया सभी का। नाउ नेक्स्ट नंबर, प्रोटोजोआ। बच्चों याद करो, मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 में 2 ऑर्गेनिजम्स के नाम बताए थे। वो किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरों। अमीबा एंड द पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम, क्योंकि प्रोटोजोआ की स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है इसकी? इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? यूनिसेलुलर। They will always be unicellular. Amoeba, paramecium, Spirogera, amoeba, paramecium, or Euglena. These are all belongs to the
यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। प्रोटोजोआ इज द ग्रुप which will have the organisms those who are having only single cell, that was unicellular living organism. Am I clear to all of you? Now next number प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो यूनिसेलुलर, उसमें अगर आप अमीबा की बात करते हो तो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन अलग होगा। अगर आप पैरामीशियम की बात करते हो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन अलग होगा। अगर आप क्लेमाइडोमोनास की बात करते हो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन अलग अलग होगा। मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन वेरी कर सकता है, लेकिन उसका जो सेल होगा वो हमेशा एक ही होगा। प्रोटोजोआ से बिलोंग करने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमेशा कैसे होंगे? यूनिसेलुलर ही होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. प्रोटोजोआ, और ये तो चलो फाइलम है, प्रोटोजोआ एक फाइलम है बच्चों। ठीक है, अभी आप लोग स्टैंडर्ड 9th में जब जाओगे ना, अभी तो 8th में हो आप लोग, नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड 9th में आपको एक चैप्टर आएगा डायवर्सिटी। ठीक है, उसमें आप क्या पढ़ोगे? हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं, शॉर्ट फॉर्म पढ़ोगे, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म नहीं है, लॉन्ग फॉर्म 11th में। उसका एक छोटा सा हिस्सा आएगा 9th में, उसका नाम होगा डायवर्सिटी। ठीक है, इट्स माय सजेशन कि डायवर्सिटी अभी आप लोग समर वेकेशन में डायवर्सिटी पढ़ना शुरू कर देना, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अभी 8th के बाद छुट्टियां मिलेंगी ना समर की, तो उसमें ही डायवर्सिटी पढ़ना शुरू कर देना, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। डायवर्सिटी और टिश्यू, ये दोनों अगर आपने खत्म कर दिया तो आप ये समझ जाओ कि बायोलॉजी का 50% सिलेबस आपका खत्म हो गया। फालतू में प्रेशर क्रिएट करता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो, तो हाँ, तो प्रोटोजोआ जो है ना बेटा, प्रोटोजोआ ये किंगडम एनिमिलिया को बिलोंग करता है। किंगडम एनिमिलिया को बिलोंग नहीं करता, ये एक इसका किंगडम अपना अलग है, किंगडम प्रोटोजोआ नाम रखा है हमने। जैसे फंगस को हमने एक अलग रखा हुआ है, तो प्रोटोजोआ के बाद जो आता है पॉरीफेरा, वहां से लेकर के इकानोडर्मेटा, वहां तक की सारी एनिमल्स को मैं कहां पढ़ता हूँ? किंगडम एनिमिलिया में, चाहे वो कॉर्डेट्स हो या फिर नॉन कॉर्डेट्स हो। ठीक है ना, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सारे किसमें आएंगे? आपके प्रोटोजोआ में आ जाएंगे। एंड बेटा बेसिकली आपको ये जानना है कि प्रोटोजोआ एक ग्रुप है, इस ग्रुप को बिलोंग करने वाले जितने भी हमारे अर्थ पे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल विल बिलोंग टू द ग्रुप प्रोटोजोआ। इसके कुछ एग्जांपल्स अभी आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने दिए हैं, दैट वाज अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है। तो ये इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि वो क्या है? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर हैविंग ओनली सिंगल सेल। अगर उनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होते तो वो इसको बिलोंग नहीं करते। ठीक है बच्चों, नाउ द नेक्स्ट नंबर दैट वाज फंजाई। फंगस क्या होता है भाई? बच्चों याद करो, मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड 7th में पढ़ाया था हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को कुछ प्लांट्स की एग्जांपल दिए थे। वो प्लांट they don't have sufficient amount of chlorophyll, so their mode of nutrition will be the heterotropic। मतलब वो प्लांट हैं, जनरली प्लांट को कैसा होना चाहिए? ऑटोट्रॉपिक होना चाहिए, लेकिन वो प्लांट कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉपिक होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल नहीं है। चलो, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि फंगस, जिसके लिए हमने अलग से एक किंगडम बनाया है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को फंगस बिलोंग करता है। ये जो आप नाम देख रहे हो ना, ये किंगडम का नाम है, ये एनिमल का नाम नहीं है, ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। ऑर्गेनिज्म का नाम है फंगस। फंजाई को कौन बिलोंग करता है? फंगस। ठीक है, ये जो फंगस है बच्चों, इसमें कुछ क्वालिटीज प्लांट की मिलती है और कुछ क्वालिटीज जो है वो एनिमल्स की मिलती है। जैसे कि ये
डेड एंड डिकिंग मैटर के ऊपर ग्रो करेगा अपने आप को। ठीक है, मतलब फंगस के अंदर बच्चों सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल का पाया जाना ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट का, लेकिन क्लोरोफिल का ना मिलना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स का। द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। तो हमने इसको ना हम प्लांट में रख पाएंगे ना एनिमल में रख पाएंगे, तो हमने इसको अलग ही कर दिया, इसके लिए अलग किंगडम बना दिया, दैट वाज किंगडम फंजाई। ठीक है, इस किंगडम को बिलोंग करने वाले जो एनिमल्स होंगे उनको हम क्या बोलूंगा, दे विल बी कॉल्ड एज अ फंगस। अच्छा, इनका नेचर कैसा होता है मालूम है? इनका नेचर होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब दे विल हैव देयर नेचर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक का क्या मतलब होता है? सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है दे विल लिव ऑन, दे विल ईट डेड एंड डिकिंग मैटर। They will eat dead and decaying matter. They will eat dead and decaying matter. Okay. So fungus will always grow on the material which was dead and the decaying matter. मतलब कोई ऐसी चीज जो सड़ रही हो, जिसके ऊपर बैक्टीरियाज ने पहले से वर्कआउट किया हो और वर्कआउट करके उसको काफी ज्यादा डिग्रेड कर दिया हो, तो उसके ऊपर उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज करने के लिए फंगस अपने आप को उस प्लांट या उस एनिमल के ऊपर ग्रो करेगी, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट और एनिमल्स ने अपने लाइफ टाइम में जिन न्यूट्रिएंट्स का यूज किया होगा उसको यूज करके फंगस अपने आप को वहां पे ग्रो करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर जानने वाली बात यह है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि फंजाई इज द नेम ऑफ द किंगडम। इसको बिलोंग करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है क्या बोलते हैं उसको? फंगस। अच्छा, फंगस का नेचर कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये सर्वाइव करता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है फंगस विल ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर सर्वाइव करता है कौन? फंगस। द फंगस विल सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, द नेचर इज सेप्रोफाइटिक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, ओके नाउ चिल्ड्रन, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ तक ये सारी बातें हम लोग को मालूम चल गई कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, एल्गी क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है और फंजाई क्या होता है। अब इन सब में मैं जो आपको अलग से पढ़ाना चाहूंगा दैट वाज, कौन है वो? एनी एक्सपेक्टेशन जिसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे? एनी आइडिया टू यू? इन पांचों में से वो कौन है जिसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं? No, sir. सर वायरस। क्यों? आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू नो द रीजन। Bacteria has been declared as a living microorganism. Algae has been declared as a living microorganism. Protozoa, examples are amoeba, paramecium, chlamydomonas. They are being declared as a living microorganism. Fungi, कौन belong करता है इसको? Fungus. Fungus has been declared as a living microorganism. लेकिन virus, it has not been declared. It has been declared both living and non-living. तो इसको अलग से पढ़ना तो बनता है, इसके बारे में थोड़ा और हम जानते हैं आखिर ये चीज क्या है। ठीक है, क्या क्या कर सकता है ये बहुत खतरनाक होता है। आप जानते हो बेटा, ये जो वायरस है ना, ये बहुत खतरनाक होता है ना। मतलब एक तो खतरनाक नहीं होता, बहुत चालाक होता है। एक तो हमारे बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी को बेवकूफ बनाता है।
मतलब हमारे बॉडी के सेल्स को, जिस सेल का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को बनाना, प्रोटीन को बनाना, है ना, उसके नेचर को चेंज कर देता है और कहता है कि न्यूट्रिएंट मत बनाओ, प्रोटीन मत बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे कॉपी करो। ठीक है, आपके बॉडी में अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। चलो थोड़ा इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। देखो, वायरस क्या है बच्चों? वायरस के पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या बोलते हैं उसको? उसको कहते हैं हम आरएनए। क्या क्या कहते हैं उसको? आरएनए। सर आरएनए। ठीक, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ज्यादा प्रेशर मत डालो दिमाग पे। अब देखो, अब क्योंकि आप वायरस पढ़ रहे हो तो अब ये जरूरी है आपको बताना, अदरवाइज फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये मत फिर सोचना कि मैं सिलेबस से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, आरएनए। हमारे अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई। मेरे अंदर, आपके अंदर, हमारे अर्थ पे मिलने वाले सभी एनिमल्स के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए। लेकिन वायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, ये आरएनए जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे न्यूक्लियस के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। न्यूक्लियस इज द पार्ट which will give order for the different types of the activities of the cell. एक सेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये सारे काम, इन सभी कामों को करने को ऑर्डर कौन देगा? न्यूक्लियस। तो ये क्या काम करता है? न्यूक्लियस के ऊपर कंट्रोल करता है। और इसके अलावा सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है, उसका मैं नाम आपको अभी नहीं बताऊंगा, उसका जानने की जरूरत नहीं है अभी। सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है, सेल के अंदर एक पार्ट होता है सेल का, जहां पर प्रोटीन की कॉपीज बनती है ना, क्योंकि आपके बॉडी में अलग अलग टाइम पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना। कहां पर कितनी रिक्वायरमेंट है वो तो आपकी बॉडी शो करेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनता है। ठीक है, और लगातार बनता रहता है। डिमांड कहीं ना कहीं से रहती ही रहती है। जब तक आप लिविंग हो तब तक डिमांड रहेगी रहेगी। ये इतना चालाक है वायरस। क्या काम करता है? जहां पे प्रोटीन की कॉपी बनती है ना, तो प्रोटीन को हटा करके अपना वायरस रख देता है, अपना आरएनए वहां पे डाल देता है। तो जिस मशीन का काम था प्रोटीन बनाना, अब वो क्या बनाएगी? आरएनए। और किसका? वायरस का। स्पीड से, बहुत ही स्पीड से हमारे बॉडी में अपने आप को फैलाना शुरू कर देता है। एक सेल को डैमेज किया, और ये काम करने के बाद खुद को सेल से अलग कर देता है। अब उस सेल में वो सेल लगातार क्या प्रोड्यूस कर रही है? उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए था? प्रोटीन। लेकिन अब वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? वायरस। मतलब मेरी बॉडी का न्यूट्रिएंट, मेरी बॉडी का एनर्जी यूज करके उसको क्या बनाना चाहिए था? प्रोटीन। लेकिन अब वो क्या बना रहा है? वायरस बना रहा है। मेरी खुद की बॉडी के सेल्स ही वायरस बना रहा है। देख रहे हो? फिर ये अपना आरएनए लेके जाता है दूसरे सेल के, वहां पे एंटर करता है, फिर वहां पे भी वही काम करेगा, वो काम करके बाहर निकल जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, फिर चौथे के पास जाएगा। ऐसे क्या होता है बेटा? बहुत कम टाइम में ये वायरस हमारी पूरी बॉडी को अपने चपेट में ले लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है ना? तो ये काम है वायरस का। सारे वायरस ऐसे नहीं होते हैं बेटा। स्पेशली जो बहुत ही हार्डली इन्फ्लुएंजा होते हैं, वो इन्फ्लुएंजा जिस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है ना, वो लोग ऐसा काम करते हैं। जैसे कि एड्स वायरस हो गया, एड्स जो बीमारी है ना, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक है, इसके अलावा कोरोना वायरस ले लो, अभी जो कोरोना वायरस था वो। इसके अलावा पोलियो का जो वैक्सीन है, पोलियो के वायरस जो है वो भी हमारे बॉडी में यही करता है ना। और ये सारे काम होते हैं बेटा वायरस के। ठीक है, तो वायरस के बारे में थोड़ा हम चलो और कुछ जानते हैं। Children, all of you, please come on the page number, on the front page, page number 7. देखो तो, viruses are also microscopic. They, however, reproduce. Sir, I am having doubt. हाँ बेटा बोलिए प्लीज। Sir, coronavirus is natural or man-made? नो बेटा, इट इज नेचुरल। ये नेचुरली है।
देखो बेटा, इसके ऊपर कमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने और अलग अलग कंट्रीज ने चाइना के ऊपर एलिगेशन लगाए कि चाइना ने जानबूझ के इसको बनाया है। ठीक है, अब बेटा देखो, ये जांच का विषय है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का टाइप है कि आखिर ये वायरस को बनाया गया है। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, वायरस नेचुरली भी पॉसिबल है और आर्टिफिशियली भी पॉसिबल है। आर्टिफिशियली मतलब आप उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, दैट यू कैन डू इट, लेकिन जनरली ऐसा कोई करता नहीं। जनरली हम लोग ऐसा नहीं करते, बिकॉज चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आखिरकार आप हो तो ह्यूमन बींग्स ना, तो आप खुद ह्यूमन बींग हो करके ह्यूमन बींग्स के लिए उतना ज्यादा हम लोग बेकार नहीं करते कुछ, है ना। एज अ ह्यूमन बींग्स वी आर थिंकिंग गुड फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, स्पेशली अगर आप साइंस की बात करो तो, साइंस और मेडिकल साइंस में, है ना। दीज ब्रांचेज आर स्पेशली बीइंग हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, उनको खत्म करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। खत्म तो वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई कंट्री ऐसा करता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है बेटा कि वायरसेस को आप आर्टिफिशियली चेंज कर सकते हो। इसका जो आरएनए है ना, इस आरएनए को आप चेंज कर सकते हो। इसका जो लेवल है, इसका जो डेंजरस लेवल है, उस लेवल को आप बढ़ा सकते हो बाय ब्रिंगिंग चेंज इन द आरएनए। आरएनए चेंजेस ला करके इस वायरस को और ज्यादा खतरनाक बनाना, और ज्यादा खतरनाक बना सकते हो। दैट कैन बी डन, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसे बोलो तो जनरली इन जनरल वे में जो वायरसेस होते हैं वो नेचुरली ही बनते हैं। नेचुरल कुछ म्यूटेशन हो गया या कुछ नेचुरल कुछ चेंजेस आ गए वायरस में ऑटोमेटिकली, है ना, कुछ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गया, तो उसकी वजह से एक नया वायरस बन गया और वो उस वायरस ने लोगों को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो फिर पूरी की पूरी मेडिकल बिरादरी जो है, पूरी मेडिकल कम्युनिटी ऑटोमेटिकली फिर एक्शन होती है कि भाई क्या हुआ, कौन सा वायरस आया, क्या स्टैंड है इसका। उस स्टैंड के अकॉर्डिंग हम वैक्सीन बनाते हैं, फिर वो वैक्सीन प्रोवाइड कर देते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो फिर हमें उस वायरस का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बेटा दोनों है। ठीक है, यस सर। यस। Okay. Now, children, viruses are also the microscopic. They, however, reproduce only inside the cells. बेटा वायरसेस की ये मजबूरी है कि वायरस अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करना चाहता है। The virus must have to take the support of cell. जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वायरस ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं होता, उसको ग्रो होने के लिए एक लिविंग बॉडी चाहिए, क्योंकि वायरस will behave like a dead body. The virus will behave like a dead particle till it is outside the cell. जब तक ये हमारे सेल्स के बाहर है तब तक ये डेड पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही हमारे सेल्स के अंदर जाएगा एक लिविंग बॉडी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। हो सकता है वायरस किसी बैक्टीरिया के अंदर चला जाए, किसी प्लांट के अंदर, किसी एनिमल के अंदर, किसी के अंदर भी जा सकता है बेटा। ठीक है, सम ऑफ द वायरसेस आर शोन। सर 2.5 सर that was like cold. बेटा just a minute. Common cold, cough or common alignments like the cold, influenza, flu, जिसको अभी मैंने आप लोगों को नाम बताया, हेमोफिलेंस, इन्फ्लुएंजा, and the most cough are caused by the viruses. कफ एंड कोल्ड जो होता है ना, ठंड के मौसम में सर्दी खांसी जो हो जाती है आप लोगों को, वो वायरस की वजह से होती है। सीरियस डिजीज लाइक द पोलियो कौन करता है? पोलियोमेलिटस वायरस, क्या नाम है उसका? पोलियोमेलिटस। चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरसेस। चिकन पॉक्स भी कौन करेगा? वायरस करेगा। डिजीज लाइक डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या होता है बेटा? डिसेंट्री में लगातार हमारे बॉडी का वाटर लेवल कम होता है, ठीक है, और वॉमिटिंग होती है। मलेरिया वायरस से नहीं होता। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है बेटा, प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है मलेरिया। मतलब मलेरिया को कॉज करने वाला तो मॉस्किटो है, लेकिन उस मॉस्किटो के अंदर जो एजेंट मिलते हैं ना, वो एजेंट बिलोंग करते हैं प्रोटोजोआ, क्योंकि वो कैसे होते हैं?
यूनिसेल्युलर होते हैं, इसीलिए। good process. Salmonella typhi. Salmonella typhi is the bacteria for causing the typhoid disease. Okay. Tuberculosis responsible for the TB. Excuse me, sir. What was the doubt? Yes, sir. सर वायरस सर किसी बैक्टीरिया का हो सकता है? हाँ बेटा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर बैक्टीरिया को सर क्या इफेक्ट होगा? वायरस अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाएगा, तो जब बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, तो वायरस भी ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस होगा। मतलब अल्टीमेटली में देखो, वैक्सीन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वैक्सीन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। कौन? वैक्सीन? यस सर, वैक्सीन। नहीं बेटा, देखो वैक्सीन को तो बेटा हमने डेवलप किया है ना। वैक्सीन को तो हमने डेवलप किया वायरस के लिए। मैं आप लोग बता दूं कि जितने भी आप वैक्सीन लेते हो ना मार्केट में, जैसे बचपन में हमने लिया था, क्या लिया था? 2 बूंद जिंदगी के, वो क्या था? पोलियो। पोलियो वाज कॉज्ड बाय द वायरस, पोलियोमाइलिटिस वायरस। ठीक है ना? अभी जो आप वैक्सीन ले रहे हो, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक एंड मेडर्मा, दैट वाज अगेन वायरस। ऐसा होता है बेटा कि जनरली आप जो वैक्सीन लेते हो, that vaccines are basically made to protect you from the virus. स्पेशली वायरस के लिए ही वैक्सीन बनाई जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए भी बनती है, सारे के लिए बनती है, लेकिन कम बनती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को आप एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुस जाएगा, देन वी आर हैविंग द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स की हेल्प से बैक्टीरिया को आप किल कर सकते हो। लेकिन वायरस एंटीबायोटिक से किल नहीं होता। वायरस को हराने का एक ही रास्ता है, आप अपनी बॉडी को समझाइए कि वायरस से कैसे लड़ना है। पोलियो वायरस आएगा, अभी पोलियो का वैक्सीन ले लिया आप। अब पोलियो का वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर हुआ, आपकी बॉडी को पता है कि पोलियो वायरस के साथ कैसे लड़ना है। आपने कोविशील्ड ले ली, डबल डोज, और डबल डोज दिए हुए 2 महीने हो गए, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आगे चल के अगर कोविड-19 आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी बॉडी को पता है कि कोविड-19 के साथ कैसे डील करना है, उसको कैसे मारना है, उसको खत्म कैसे करना है। अब आपको कभी भी कोरोना डिजीज कभी होगी ही नहीं। ठीक है सर, बैक्टीरिया के लिए वायरस क्या है? फ्रेंड और फोई? क्या बेटा? बैक्टीरिया के लिए वायरस फ्रेंड है या फोई है? बैक्टीरिया के लिए तो बेटा कोई ही होगा। बैक्टीरिया के लिए थोड़ी कुछ वो काम करेगा। और बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया के लिए फ्रेंड और कोई, तो फिर आप उसका कोई ही मानो। और बेटा फ्रेंड या कोई होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बैक्टीरिया के बिहाफ पर बोलूं कि बैक्टीरिया की जगह अगर मैं अपने आप को रख लूं, है ना, और मैं मानूं कि भाई मैं ही बैक्टीरिया हूं, तो मेरे लिए जो वायरस होगा वो मेरे लिए वायरस ना फ्रेंड होगा ना कोई होगा। क्योंकि अगर ये मान लो मेरे अंदर आ भी जाए तो मुझे कोई डिजीज तो कॉज करेगा नहीं। ठीक है, फिर भी आप इसको मान सकते हो कोई, आपको कोई मान सर, क्योंकि कोई और पर्सन मेरे अंदर आ जाए, आई डोंट लाइक इट। मैं क्यों लाइक करूंगा कोई और मेरे अंदर आ जाए? हाँ बेटा बोलो। सर अगर सर वो सर मिल्क सर कट के अंदर सर कन्वर्ट होता है सर, वो वाला बैक्टीरिया सर हमारे बॉडी के अंदर आ जाए तो सर कुछ होगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बल्कि अरे आ जाए क्या, हम तो बॉडी में डालते हैं। कर्ड को तो हम खाते हैं ना, हम तो जानबूझ के कर्ड को अपने बॉडी में डालते हैं। तो अच्छी बात है ना, वो तो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को और ज्यादा स्मूथ करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, येलो कलर का होता है। सर टाइम इज ओवर। ठीक है,
कितना टाइम हो गया भाई? 9:54 हो गया। चलो बेटा, आपकी क्लास समझ में आई आप लोगों को? यस सभी को? यस सर। हाँ बेटा, बोलो बोलो, कुछ पूछना है किसी को? यस सर। ठीक है बेटा, ओके ओके, फाइन फाइन। चलो ठीक है बेटा, तो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ और मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। अभी कोई जाना मत।